विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विकास की रूपरेखा या विकास के क्रम को बताएंगे। सबसे पहले इसमें आता है भारतीय युग। 1857 ईस्वी से 1900 तक के कार्यकाल को भारतीय युग के नाम से जाना जाता है। द्विज युग या सुधारवादी युग, इसे 1900 ईस्वी से 1915 तक माना गया है। इसके बाद आता है छायावादी युग। छायावादी युग को 1915 से 1935 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद आता है प्रगतिवादी युग। 1935 से 1940 तक का जो कार्यकाल है वो प्रगति युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है प्रयोगवाद। 1942 से 1960 तक, 1942 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक का कार्यकाल प्रयोगवादी युग के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद फिर 1960 से अब तक हम कहें तो एक नई कविता का युग माना गया है, अर्थात एक नया दौर। ये काल विभाजन स्थूल विभाजन ही है, क्योंकि किसी एक काव्य प्रवृत्ति का उदय अकस्मात नहीं हुआ करता और वो सेने सेने होता है। सबसे पहले हम भारतेंदु युग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतेंदु युग के केंद्रीय रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिया जाता है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कार्यकाल को भारतेंदु युग कहा जाता है। वे राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने वाले थे। हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना की प्रणेता माने जाते हैं। इस काल के कवियों की जो भाषा रही है वो ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली में काव्य की रचना की गई है। पाश्चात्य काव्य शैली का प्रभाव भी उस समय निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास जैसे विधाओं में मिला है। कवियों के क्षेत्र में रीतिकालीन, इतिवृत्तात्मक, अलंकार प्रियता, छंद प्रियता आदि का परित्याग कर, यद्यपि शुभ की कविता इन सीमाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी, पूरी तरह से इनसे हम अलग नहीं मान सकते, क्योंकि तमाम जो बातें उस समय की थी वो जनता की आम बात थी। जनता की आम वाणी में इस बात को कहने का प्रयास किया गया। उस कार्यकाल की जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, उनके मूल में हम देखेंगे विद्यार्थियों कि अंग्रेजी शासन के प्रति घोर विरोध है। राष्ट्रीय भावना उस समय कूट कूट कर भरी हुई है और इसने राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा करने का सबसे पहले काम किया। इस युग में हिंदी साहित्य की समृद्ध करने की दृष्टि से कवियों ने ब्रजभाषा, खड़ी बोली के साथ साथ, क्योंकि समग्र हिंदुस्तान को एक करना था, समूचे भारत को एक जगह लाना था, तो उसके साथ साथ संस्कृत, बांग्ला,
अंग्रेजी भाषाओं के काव्यों को भी एक अनुवाद किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादास व्यास और प्रेमधन जैसे इस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी इन कवियों का भारतेंदु युग में अभूतपूर्व योगदान है। अर्थात हम सार रूप में कहें तो आधुनिक युग का हिंदी में पहला काल भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय का भारतेंदु युग कहलाता है और इसका कार्यकाल 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का माना गया। परीक्षा में छोटे प्रश्नों के रूप में विद्यार्थियों आधुनिक काल का प्रारंभिक युग कौन सा है, उसका समय कब से कब माना गया है और इसके प्रमुख कवियों के नाम बताओ या भारतेंदु की विशेषता क्या थी, या फिर यूँ कहें कि भारतेंदु युग में प्रमुख थे किन किन भाषाओं का समावेश है। तो छोटे प्रश्नों के रूप में आपको परीक्षा के लिए याद करने पड़ेंगे। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीय युग या सुधारवादी युग। अब धीरे धीरे इन रचनाओं में सुधारवादी दृष्टिकोण आया। इस युग से डॉक्टर रामविलास शर्मा नव जागरण काल का आरंभ भी मानते हैं। एक नई चेतना, एक नया जागरण, एक नया सवेरा। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही प्रतिवर्ष में हर क्षेत्र में विकास की गति दिखाई देती है। सामाजिक जीवन में जब ये विकास होता है तो फिर ये साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो लोगों में एक नई चेतना अब हिंदुस्तान में शुरू हो गई थी। भारतीय जनमानस में चेतना अब धीरे धीरे संपन्न हो रही थी। इसमें भारतेंदु युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक स्तर पर आधुनिकता की जो हल्की सी लहर उठती दिखाई देती है वह द्वितीय युग में प्रौढ़ता की ओर है, अर्थात बढ़ती हुई नजर आ रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के केंद्र बिंदु है। ये तो विद्यार्थियों हमें पता होना चाहिए। पता है कि भाई किसी हर युग का कोई ना कोई प्रणेता जरूर होता है। तो ये द्वितीय युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के केंद्र बिंदु हैं, क्योंकि वे न केवल स्वयं साहित्य रचना करते हैं बल्कि अपने युग के रचनाकारों को प्रेरित करने का भी प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, कोई युग किसी एक व्यक्ति से शुरुआत तो हो जाती है उस युग की, उस कार्यकाल की, लेकिन बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। अकेला मिलकर एक युग को बना तो सकता है लेकिन उसको विस्तृत नहीं कर सकता, उसको बड़ा नहीं कर सकता, उसको यथार्थ रूप नहीं दे सकता। इसलिए इस युग में उसने बहुत सारे और लोगों को भी साथ लेकर चलने का प्रयास किया। सरस्वती नामक पत्रिका इस युग को एक सशक्त, एक बहुत मजबूत मंच प्रदान करती है। खड़ी बोली की भाषा संस्कार करते हुए उसके वर्चस्व स्थापित करती है। साहित्य के हर क्षेत्र को समृद्धि करने की दृष्टि से अपने युग के रचना कर्मियों का नेतृत्व करती है। जो उस समय की खड़ी बोली है वो संस्कार लेकर आती है। इस युग में हिंदी कविता रीतिकालीन संस्कारों से पूर्ण मुक्ति पाने का प्रयास करती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत,
मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल सिंह शरण सिंह, शोध पाठक जगन्नाथ रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, लोचन प्रसाद पांडे आदि इन कवियों ने खड़ी बोली को काम में लिया या खड़ी बोली के काव्यों की उपयुक्त भाषा में सफल बनाने का प्रयास किया। अब इस युग की विशेषताएं क्या है? अब धीरे धीरे लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम जाग रहा था। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र उत्थान, सामान्य मानवता की अभिवृद्धि, आदर्शवादिता, नीतिशीलता की स्थापना, समाज सुधार, स्वार्थ त्याग, आत्मगौरव, परोपकार आदि सामाजिक भावों की प्रतिष्ठापना की प्रवृत्तियों की इस युग में प्रधानता हुई। मैं कहूं एक मर्यादित समाज, एक विकास उन्मुख समाज, एक राष्ट्रवादी समाज, राष्ट्र के प्रति प्रेम का उत्प्रोत होना इस युग की एक विशेषताएं मानी जाती है। समाज सुधार की चेतना इतनी अधिक थी कि हरिऔध गृहिणी राधा को प्रिय प्रवास में समाज सेविका का रूप प्रदान करते हैं तो साकेत में गुरु जी की सीता गांधीवादी विचारों को वहन करती है। यानी धार्मिक बातों के माध्यम से भी कवियों ने उस समय हिंदुस्तान के लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, सहनशीलता, प्रेम पैदा करने का प्रयास किया। क्योंकि हम मानते हैं कि धर्म से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, उससे पॉजिटिव वे में देखता है। इस युग में काव्य के क्षेत्र में विषय वैविध्य तथा भाव विस्तार का भी मिलती है। प्रकृति का आलम्बन, उद्दीपन अनेक रूपों में चित्रण किया गया है। लेकिन इस समय की कविताओं का विद्यार्थियों मूल उद्देश्य आदर्शवाद, क्योंकि आदर्शवाद जहां पनपता है वहां एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। वहां के जो उदाहरण होते हैं वो आदर्शवादिता से ओतप्रोत होते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण आदर्शवाद आगे बढ़ा। इस काल में भारत भारती जैसी राष्ट्रीय चेतना से संपन्न काव्य देखने को मिलते हैं। प्रिय प्रवास, साकेत जैसे महाकाव्य इस युग की देन है, जिन्हें आगे की क्लासेज में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। विस्तृत रूप में आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। इस युग के कवियों ने परंपरागत छंद विधान को भी अपनाया और गीति काव्य को प्रश्रय भी दिया। इस तरह से द्वितीय युग अपना आप में एक आदर्शवाद पैदा करता है और उसके आधार में हम आगे के युग के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से भारतेंदु युग, द्वितीय युग और उसके बाद फिर छायावादी कविताएं पढ़ने के लिए हमें मिलेगी।